वेलकम बैक। तो आज बात करेंगे हम लोग 20 दिसंबर 2021 को पूछे गए मैथ के 15 पेडागोजी सवाल का। और कल हमने इसका कंटेंट हल कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। तो इसमें नहीं ढूंढ रहा है कौन सा रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है। कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन, ये रचनात्मक मूल्यांकन रचनात्मक क्लास का एक भाग है, बिल्कुल सही है। हमको नेगेटिव ढूंढना है। अंतर्दृष्टि हलों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। और समस्या समाधान के लिए एक निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक समस्या को अलग तरीके से आपको हल करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई बच्चे आपके इस तरीके को नहीं समझेंगे तो आपको शिक्षण विधि बदलनी होगी। एक निर्धारित तरीका से आप नहीं पढ़ा सकते हैं। तो डी गलत है, इसलिए डी से ही है, क्योंकि गलत ही पूछा है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। गणित के कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। 4 प्रश्न पूछा है। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 8 है। तो कोई भी 2 संख्या हो सकता है। बच्चे को छूट दिया गया है कि आप कोई भी 2 संख्या निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं जिनका योग 8 है, बिल्कुल सही। उस त्रिभुज को खींचे जिसका परिमाप 50 सेंटीमीटर हो। तो ये कोई भी त्रिभुज हो सकता है, कितनों भी भुजा ले सकते हैं। परिमाप सिर्फ 50 होना चाहिए। तो दोनों क्या है, बच्चे को आज़ादी दी गई है दोनों क्वेश्चन में। अब तीसरा देखते हैं, 25 के गुणनखंड क्या है। तो इसके लिए एक बांध दिया गया है। 25 का जितना गुणनखंड होगा सारे बच्चों को एक जैसा निकालना होगा। और पहले 2 में क्या थे कि आप अलग अलग तरह का भी त्रिभुज ले सकते हैं, 2 संख्याओं का योग अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन 25 में आपको वो आज़ादी नहीं है। परिमाप की परिभाषा चाहे कोई बच्चा दे, सबके लिए परिमाप की परिभाषा एक ही है। तो यहाँ ए बी एक तरह का है और सी डी एक तरह का है। तो देखेंगे ऑप्शन। और पूछा है कि ए बी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं और सी डी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। तो बिल्कुल सही है। ए और बी में क्या कर रहा है बच्चा, अपने हिसाब से आंसर दे सकता है, लेकिन सी और डी में एक निश्चित आंसर होगा। तो ए बिल्कुल सही है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है। बच्चे क्रिएटिव है कि नहीं है, इसमें से कौन सा एक चिन्ह है, सूचक है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टैंडर्ड यानी मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान। जरूरी नहीं है कि बच्चा अगर क्रिटिकल थिंकिंग वाला है तो स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करेगा, ये नहीं है। प्रश्न को प्रस्तुत करना, ये सही है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा में नई सोच होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, तो वो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होगी चीज़ों को जानने की। तो बी सही है। और सी में क्या, अशुद्धि मुक्ति परिकलन, मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सही आंसर देना, बिल्कुल गलत नहीं देना। तो क्रिएटिव बच्चे भी गलत आंसर दे सकते हैं। सही सूत्रों को याद करना, ये भी नहीं है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आज का हमारा चौथा प्रश्न है, वेन हेल की त्रिविम यानी द्विक स्थान ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की ये स्वीकार करने की संभावना है कि अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है। अब ये पूछा है, वेन हेले का अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो उन्होंने ज्यामिति पर अपना थ्योरी दिया है। 5 स्टेज दिया है। पहला उनका क्या है, दूसरीकरण, जिसको विजुअलाइजेशन बुलाते हैं। दूसरा एनालिसिस, तीसरा संबंध और चौथा निगमन। 5वां कौन है, रिग्योर। रिग्योर को नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये प्राइमरी लेवल का नहीं है। इसमें बोला है कि बच्चे ये उसमें मतलब एनालाइज कर देते हैं कि वर्ग जो है एक आयत भी है, मतलब वर्ग एक आयत भी है। तो बच्चे क्या करते हैं, रिलेशन बना पाते हैं वर्ग और आयत के बीच। इसी रिलेशन को संबंध या इंग्लिश में रिलेशनशिप बोला जाता है। तो ये स्तर 2 और स्टेज तीसरा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ कौन सा आंसर होगा, यह आंसर थर्ड होगा। इसी को इनफॉर्मल भी कहा जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इनफॉर्मल, इसके बाद आता है फॉर्मल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बड़ा ही आसान प्रश्न है, इन निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक रूप के रूप में उल्लेखित किया गया है। मतलब किसको जोड़ने, किसी भी संख्या से जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त होगा। तो 1 को अगर आप 1 से जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। स्वयं से जोड़ेंगे, मान लीजिए 2 को 2 से जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अगर 2 को ऋणात्मक मान लीजिए -2 से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 0। लेकिन आप किसी भी संख्या में 0 लगा दीजिए, वो संख्या
वही संख्या फिर प्राप्त होगा। तो यही बोला है कि किसको पूर्ण संख्याओं का योग तत्समक रूप में लिखा जाता है, तो 0 को। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। और यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। पहला है, अवलोकन और संबंधों को पहचानने से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणितीय ज्ञान का सृजन किया जाता है। बिल्कुल सही है। गणित का अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद और वार्ता सम्मिलित है। बिल्कुल सही है कि क्या है, गणित भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। गणित के अधिगम में तर्क वितर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये सबसे ज़्यादा सही है। और चौथा है, कक्षा में गणितीय समझ के सृजन में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है, ये गलत है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई बच्चा अगर शॉपकीपर का है और कोई बेटा अगर किसी का बेटा अगर कोई फार्मर का बेटा है, तो दोनों के गणित में अंतर हो सकता है। क्यों? शॉपकीपर का बेटा बचपन से दुकान में बैठता है, तो उसका जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेटर होगा फार्मर के बेटे से। तो संस्कृति और समाज की भूमिका होती है। ए बी सी बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर होगा? थर्ड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय पाठ्यक्रम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्राइमरी लेवल पर आप ज्योमेट्री पढ़ाना चाह रहे हैं और इसमें से 3 कथन है, पहचानिए कि कौन सा सही है। ज्यामिति को 2 आयाम यानी 2D आकृतियों जैसे कि वृत्त, वर्ग, त्रिभुज आदि की पहचान तक ही सीमित रखना चाहिए। नहीं, अगर बच्चा उस तरह का है, क्रिटिकल थिंकिंग का है, तो आप आगे पढ़ा सकते हैं। उपयुक्त परिभाषा देखिए, परिभाषा तो कहीं पढ़ाना नहीं है, रटाना नहीं है। और है सी में द्विक स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित किया जाए, मतलब जो है स्पेशल जो थिंकिंग है उसको डेवलप किया जाए। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी सही होगा, ए और बी गलत है। तो बोला कि कौन सा उचित है, सत्य है, तो केवल सी, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क विक्रेताओं और दुकानदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले गणितीय कौशल और सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो कोई दुकानदार है और सड़क विक्रेता है, कुछ मतलब बेचने वाला है, वो लोग भी गणित जानते हैं। बिना गणित के तो दैनिक जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उन लोगों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। गणित के प्रश्न लाभदायक हमेशा होते हैं, वह अस्पष्ट और असंगत होते नहीं, वो स्पष्ट और संगत होते हैं। वह गणित के वही मतलब बी नंबर में ये ऑप्शन है कि जो दुकानदार जो है गणित का उपयोग करते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। वो अस्पष्ट नहीं, बिल्कुल स्पष्ट होता है उनका गणित। वह गणित के प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही है कि ऐसे प्रश्न बच्चों को हमको क्लास में हल कराना चाहिए ताकि वो दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सके। तो ए और बी बिल्कुल गलत है और हमको चुनना है सत्य कथन। देखिए यहाँ बोला है सत्य कथन, ए भी तो गलत है, बी भी गलत है, ए भी गलत है। ऑप्शन 4 में चलेंगे। देखिए यहाँ केवल सी है, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन यानी द्विक स्थान संबंधी विकसित होने की संभावना न्यूनतम है, सबसे कम है। तो आपको सबसे कम खोजना है। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्र आलेख, जब आप द्विक स्थान पढ़ाएंगे तो चित्र आलेख का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो ये इसके हिसाब से तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी चेक करेंगे। 10 ग्राम पहलुओं पर कार्य करना, इससे द्विक स्थान की बहुत अच्छी जानकारी बच्चों को मिलती है। विभिन्न ठोस आकृतियों को ये तो मूर्त चीज़ें देकर बच्चे को आप सबसे अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। दी गई आकृतियों और सम्मित अक्षों को पहचानना, आकृति देकर सिमेट्री लाइन दे देना और उसको फिर पहचानने बोलेंगे, तो ये और सही है। लेकिन सबसे कम सही कौन है? एक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये चित्र आलेख की उतनी ज़रूरत नहीं है प्राइमरी लेवल पर। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 गुना 5 गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अति उत्तम है। मतलब अब प्राइमरी लेवल पर गुना सिखा रहे हैं 3 गुना 5, तो क्या करेंगे कि बच्चे इजीली समझ पाएंगे। कुछ वस्तुओं से 3 गुना 5 के आयतकार व्यू की रचना का निर्माण, जैसे कि दे देंगे 3 मान लेते 3 पत्थर यहाँ दे देंगे और 5 दे देंगे चौकर टाइप का कुछ, और बोलेंगे इसको गुना करो। तो ये क्या है? मूर्त चीज़ें हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। और 2 नंबर में उत्तर को पाने के लिए 3 और 5 के पहाड़ों को कविता का पाठ करना, ये बिल्कुल गलत है।
कैलकुलेटर का यूज़ भी गलत है और स्किप राइटिंग भी गलत है। आंसर कौन सा यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आप मूर्त चीज़ों को बच्चों को दे रहे हैं गुनाह करने के लिए, तो एक बिल्कुल सही है। और आज का हमारा ये प्रश्न है कि विद्यार्थियों को गणित संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतोषजनक नहीं है? मतलब इसमें आपको नेगेटिव टाइप का ढूंढना है कि जब बच्चे को कुछ क्वेश्चन देते हैं हल करने के लिए, तो कौन सा कथन इसमें उचित नहीं है। चुनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए, बिल्कुल ये तो सही है कि जब आप बच्चे को कुछ हल करने के लिए दे रहे हैं तो वास्तविक चीज़ें होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसको ईजिली उसको पहचान ले, उसको हल कर ले। छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए, ये तो और सही है कि बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हैं तो पहले छोटी छोटी उदाहरण ले लीजिए, इंडक्टिव मेथड से पढ़ाइए। उदाहरणों विद्यार्थियों को कलन विधि एल्गोरिथम के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता ली जा सकती है, बिल्कुल सही। अभी हमने आपको कहा कि जब आप प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाएंगे तो कोशिश कीजिए कि मूर्त चीज़ों को ले बच्चों को पढ़ाने के लिए। और 4 में है कि प्रश्नों को हल करने के लिए केवल देखिए एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आप अलग अलग बच्चे के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियों का को यूज़ कर सकते हैं अपने पढ़ाने के दौरान। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि गलत मांगा था और गलत फॉर्म में है। और एक आसान सा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से किस मैथ संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या यानी कार्डिनल भाव में हुआ है, गिनने के भाव में हुआ है? तो पहला है क्या? इस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है। यहाँ गिनने के संदर्भ में नहीं है, चौथा पर है। प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथे स्थान पर है, यहाँ भी कितना है उसका पता नहीं, लेकिन उसका बेटा चौथे स्थान पर है। पहला में भी सेम है। इस पुस्तक का चौथा अध्याय है। अब पुस्तक में अध्याय कितना है नहीं पता, लेकिन इसमें जो बहुत रुचिकार है कौन सा है? चौथा है। और 4 में इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया। यहाँ बिल्कुल गिनती परफेक्ट है कि 4 टीमों ने किसी समारोह में भाग लिया। फोर्थ इज द राइट आंसर। और एक शुद्ध कथन को पहचानिए। 4 कथन दिया गया है, शुद्ध को पहचानना है। एक संख्या को दूसरी से गुना करने पर उनका मान सदैव बढ़ जाता है, जरूरी नहीं है। 6 को जब 1 से गुना करिएगा तो 6 हो जाता है, बढ़ तो जाता है, लेकिन 6 को आप जब 0.5 से गुना कीजिए 3 हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि गुना करने पर सदैव मान बढ़ जाए, तो एक गलत है। ऑप्शन 2 में है एक संख्या को दूसरी से विभाजित करने पर उनका मान सदैव कम हो जाता है, जरूरी नहीं है। कैसे? अब 10 को 2 से भागा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, कम तो हो गया, लेकिन आप 10 को 1 से भागा दीजिए, बराबर रहता है 10। आप 10 को 0.1 से भागा लगाइए, ये मान बढ़ गया। यहाँ मान देखिए, पॉइंट हटाइएगा, ऊपर 0 डालिएगा, 100 हो जाएगा। ये भी गलत है और पहला भी गलत है। तीसरा में क्या है कि एक संख्या को 10 से गुना करने पर उसके इकाई स्थान पर सदा शून्य रहेगा, ये भी ज़रूरी नहीं है। 10 को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ तो 0 रहता है, लेकिन अब 10 को गुना 0.5 से गुना कीजिए, आपका मान बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो एक भी गलत है, 2 भी गलत है और तीसरा भी गलत है। चौथा में कि गुणनफल भागफल का प्रतिलोम है, यानी गुना भाग का बिल्कुल उल्टा है, तो ये बिल्कुल सही है, डी। तो यहाँ पर डी सही होगा, बाकी सारे गलत हैं। ऑप्शन चेक करेंगे, देखिए पहला ऑप्शन ए भी है, गलत है। सी डी भी गलत है, सी भी गलत है, ओनली डी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में शुद्ध कथन को पहचानिए। 4 कथन है, उसमें से एक क्या है? शुद्ध होगा। परिमाणों का अनुमान गणितीय कौशल नहीं है, गणितीय कौशल है, ये गलत है। गणित को मानक सूत्रों की सूची के समतुल्य माना जाता है, बिल्कुल नहीं कि सूत्र के बिना नहीं चल सकता, ऐसा नहीं है। प्राइमरी लेवल पर स्पेशली सूत्र का कोई काम नहीं है। गणित में नमूनों की पहचान शामिल है, बिल्कुल सही। गणित में जो है नमूने मतलब पैटर्न होता है, तो जब तक आप पैटर्न की पहचान नहीं करेंगे तो गणित को आप समझ नहीं पाएंगे, गणित को पढ़ा नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। तो 3 बिल्कुल सही है। और चौथे में है गणित को यांत्रिक कार्य प्रणाली के समूह में समतुल्य माना जा सकता है, बिल्कुल गलत। तो थर्ड इज द राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? अब सिमेट्री पर आ रहे हैं और बच्चों को सबसे अच्छा कौन सा होगा? बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं, बिल्कुल सही, कि एक कॉपी का पेज दे दें और इसको
मोड़ने बोले, आधा आधी मोड़ो तो दोनों तरफ सिमेट्री होगा, ऐसे मोड़ो तो ऊपर नीचे सिमेट्री। तो मतलब चीज़ों को दिखाकर मूर्त तरीके से, तो ये तो बिल्कुल सही है। और यहाँ क्या मांग रहा था, कार्यनीति कौन सी है, सर्वाधिक उपयुक्त, तो इसका मतलब और भी सही है, लेकिन सबसे उचित देखना है। एक सही है, दो को चेक करेंगे। अवधारणा का स्पष्ट परिभाषा, परिभाषा नहीं देना है। बच्चों को वाद विवाद सम्मिलित में शामिल किया जाए, ये सही है। बच्चों को वर्ग और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ये भी सही है। अब देखिए 3 में 1 चुनना है, क्यों? क्योंकि सर्वाधिक उपयुक्त बोला है। तो आप देखिए यहाँ कॉन्क्रीट, 1 नंबर में कॉन्क्रीट चीज़ों को आप दिखाकर बच्चों को सिखा रहे हैं, यहाँ आप ऑब्जर्वेशन करा रहे हैं, और इसमें रोल प्ले यानी विवाद में शामिल कर रहे हैं, बच्चों को रोल प्ले करा रहे हैं। तो सबसे बेटर 1 नंबर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे खुद से कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हाथ से कर रहे हैं, और बाकी 2 में प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो 1 इज़ बेटर देन 3rd and 4th। तो आज का हमारा जो 15 पेडागोजी का सवाल था वो यहाँ समाप्त होता है। अब अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हमारे साथ रहें, आपको 110 प्लस स्कोर करना हमारी जिम्मेवारी है। हमारे सारे वीडियो को देखें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।